हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पहले आप लोग को सिंपल डिस्टिलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो लेक्चर को जाकर देख लीजिए, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर आइए। ठीक है, सो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा सिंपल डिस्टिलेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका बता देता हूं। देखो सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग कब यूज करते हैं, जब दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करना रहता है। दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करना रहता है और एक कंडीशन थी, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करना है लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का होना चाहिए, तभी हम उन लोग को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले बार एक एग्जांपल लिया था, कौन कौन सा, एसीटोन और वाटर का। जो हमारा एसीटोन था उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था 56 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा वाटर का तो सब जानते हैं क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सो इनके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का आएगा तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। और अगर इनके बीच का मतलब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम आता है तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। सो देखिए पिछले बार हम लोगों ने एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर था उसको अलग अलग करने के लिए हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का है। अरे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 100 में से 56 माइनस करो, 44 डिग्री सेल्सियस। तो अब 44 डिग्री सेल्सियस है तो ये 25 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा ही है। ठीक है, तो जब भी दो लिक्विड के बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आएगा तो हम वहां पर उन दोनों को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। और कभी ऐसा हो गया कि कोई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को दिया है, बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम आ गया, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। बोलिए समझ में आया? तो आज हम लोग को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आप लोगों ने पहले कहीं देखा है क्या, बताओ? अगर आप लोग वो सिंपल डिस्टिलेशन पढ़कर आए हो तो आपने उसमें डायग्राम देखा होगा, तो आपको उसमें यह भी दिख रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को? आप लोग बोलोगे कि इसमें हम लोग को बाकी पूरा वो सेटअप तो पूरा वही है, देखो सेटअप पूरा वही रखा है लेकिन बस थोड़ा सा चेंजेस किया है कि यहाँ पर ये क्या लगा दिया, ये क्या है, पिचकारी जैसा। तो देखो ये पिचकारी जैसा क्या है, इस पिचकारी जैसे को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसको मैं एक बार यहां पर भी बना देता हूं। ठीक है, ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, जैसे हमारी पिचकारी होती है ना सेम वैसी। अब ये ऐसा होता है, ऐसा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कैसा होता है, जैसे हमारे कॉनिकल फ्लास्क होते हैं, बीकर होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, वैसे ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या है, देखो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम लोग लेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम लोगों ने ले लिया, फिर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर हम लोग ग्लास बीड्स भर देंगे। ग्लास बीड्स यानी कि ग्लास के, कांच के छोटे छोटे टुकड़े भर देंगे, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़े ऐसा। ठीक है, वो छोटे छोटे टुकड़े, ज्यादा भी छोटे नहीं भरने, नहीं तो यहां से निकल जाएंगे, उतने छोटे नहीं भरने, इतने भरने हैं कि बड़े रहे और वहां नीचे से निकले नहीं। सो ये क्या हो गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या नाम है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। समझे? तो वही मैंने बस यहाँ पर लगा दिया। और थर्मोमीटर, ये अपना वाटर कंडेंसर, वो अपना बीकर, ये अपना डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये अपना बर्नर चालू ही है अभी, ये सब तो हम लोगों ने पहले से किया था। समझे इतना? ठीक है, अगर आप लोग को ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी पता है तो अभी देखो पिछले बार हम लोगों ने एसीटोन और किसका, एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर था उसको सेपरेट किया था, किससे, सिंपल डिस्टिलेशन से। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर होगा उसको सेपरेट करेंगे। क्यों उसको सेपरेट करेंगे, सो उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों ने एसीटोन लिया था और वाटर लिया था, इसका जो टेम्परेचर था वो था 56 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, और इसका
वाटर का जो था वो था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों का जब मैंने डिफरेंस निकाला तो वो आया 44 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आया, इसलिए मैं सिंपल डिस्टिलेशन यूज करूंगा। अब मैं अगर दो ऐसे मिसिबल लिक्विड्स ले लूं जिनका टेम्परेचर इससे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम आए, तो मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करूंगा। इसका एग्जांपल क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल ले लो भैया, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। और वाटर ले लो। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, इसका जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस निकालो। अरे डिफरेंस निकालने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, बताओ कितना आएगा? 22 डिग्री सेल्सियस। ये 22 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी कि ये 25 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही है। तो हम लोग इसको सिंपल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा। अब मुझे आप लोग बस इतना बता दो कि सिंपल डिस्टिलेशन यूज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? सिंपल डिस्टिलेशन यूज करने के लिए हम लोगों ने ये दोनों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनको हम लोगों ने क्या किया था? उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा था, और उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो पहले वेपराइज हो जाएगा क्योंकि वो मोर वोलेटाइल था, और जो दूसरा वाला था वो लेस वोलेटाइल था तो वो बाद में वेपराइज होगा। सेम यही यहां पर भी होगा। मुझे बताओ, ये देखो यहां पर कैसा है? यहां पर इथेनॉल है और इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इथेनॉल पहले जैसे मैं हीट करना शुरू करूंगा तो पहले वेपराइज कौन होगा? पहले वेपराइज 70 डिग्री सेल्सियस ही होगा, यानी कि इथेनॉल उड़ना शुरू कर देगा। कैसे? देखो, मैंने यहाँ पर इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लिया यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल और वाटर मैंने यहां पर लिया है। अब इथेनॉल वाटर लेने से मान लो उसका जो एक्चुअल में स्टार्टिंग में टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेल्सियस था। अब मैं हीट किए जा रहा हूं 1 2 3 4 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसे एक एक डिग्री से जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे ही वो 78 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो इथेनॉल का वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वही तो होता है जब कोई लिक्विड अपने वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है, उसी को तो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उसी को बोलते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जैसे ही इसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अपने वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर क्या बोलेगा? वाटर बोलेगा मेरा बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है, तो मैं 78 डिग्री सेल्सियस पर तो वेपर नहीं बनूंगा, मैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बनूंगा। लेकिन फिर वाटर बोलेगा कि 78 डिग्री सेल्सियस नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है 78 के आसपास ही है कुछ कुछ। वहां पर वो 56 था और वहां पर वो 100 था। एसीटोन और वाटर का 56 और 100 उन दोनों का क्या था? उन दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है ना, बस 22 डिग्री सेल्सियस का। इसको तो हम लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर बोलेगा मेरा भी जो टेम्परेचर है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 78 डिग्री के आसपास ही है, तो इथेनॉल के साथ साथ मैं भी वेपर बनना शुरू करूंगा, ऐसा समझे। तो यही होने वाला है। देखो, जैसे ही मैंने वेपर यहाँ पर से हीट करना शुरू किया, इसके अंदर क्या है? इथेनॉल और वाटर है। अब जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो इथेनॉल का वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा, इथेनॉल का वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा। फिर इथेनॉल का वेपराइजेशन क्या करेगा? इथेनॉल के जो वेपर्स हैं वो इसके अंदर जाएंगे, इसके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जाएंगे। अब जैसे ही वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जाएंगे, उनके पीछे पीछे उतने नहीं लेकिन कुछ कुछ वाटर वेपर्स भी आएंगे, ठीक है। इथेनॉल के जो वेपर्स हैं बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ जाएंगे, लेकिन जो वाटर वेपर्स हैं वो बहुत कम कम आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, कुछ कुछ आएंगे, सारे नहीं आएंगे, कुछ कुछ वेपर्स बनेंगे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो एक्चुअल में तो उसको जब उसका 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तभी उसको वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोलेगा? वाटर क्या बोलेगा कि मेरा 178 तो नहीं है लेकिन उसके आसपास है, तो वो पूरा वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके कुछ कुछ जो पार्टिकल है वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। लेकिन इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो सेम ऐसे ही अब इथेनॉल तो जा रहा है भैया, उसी के पीछे पीछे वाटर के भी छोटे छोटे कुछ कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो इथेनॉल भी जा रहा है, अपना वाटर भी जा रहा है, दोनों साथ में चढ़े जा रहे हैं। जैसे ही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम पर पहुंचेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज सिर्फ इतना है, जो भी लिक्विड
के वेपर्स उसके अंदर आएंगे, उसको कूल कर देना। उसको क्या कर देना? उसको कूल कर देना। अब मुझे बताओ, अगर ये इथेनॉल है, इथेनॉल के वेपर्स भी उसमें जाएंगे, वाटर के वेपर्स भी उसमें जाएंगे, तो इथेनॉल के वेपर्स तो ज्यादा है और इथेनॉल की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको उसके वेपर से ज्यादा बने, और वेपर्स ज्यादा बने यानी कि उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। अरे भैया आप खुद सोचो, यहां पर जल्दी कौन उड़ जाएगा? इथेनॉल उड़ जाएगा, जल्दी इथेनॉल उड़ जाएगा, उसके पीछे पीछे वाटर आएगा। तो इथेनॉल जब जा रहा है, पहले इथेनॉल का बता देता हूं, वाटर पर फिर आते हैं, ठीक है। तो देखो इथेनॉल यहां पर जाएगा, अब इथेनॉल के कुछ कुछ वेपर्स हैं, इथेनॉल को ज्यादा वेपर्स है ना, तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा? एक तरह से समझ लो जो वेपर्स आएंगे उनको रोकने का काम करेगा। उनको क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। लेकिन इथेनॉल के वेपर्स तो ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इथेनॉल को हम लोग बॉयल कब कर रहे हैं? जब ये टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और वही उसका क्या है? वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इथेनॉल चुप नहीं बैठेगा, क्या बोलेगा? मैं मेरे बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका हूं, अब मैं और नहीं रुक सकता। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलेगा रुक जा भैया रुक जा। लेकिन इथेनॉल क्या बोलेगा? मैं मेरे बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका हूं, अब मैं इससे ज्यादा और नहीं रुक सकता। तो वो क्या करेगा? तो वो उसके ऊपर चले जाएगा, मतलब यानी कि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम पर चढ़ते जाएगा और क्या होगा? फिर ये इथेनॉल ऐसे इसके अंदर जाकर के इन सबसे ये जो छोटे मोटे दरारें दिख रहे हैं ना, छोटे मोटे, उनसे निकल के यहां पर जाएगा, और यहां से फिर यहां पर इसके अंदर ऐसा, इसके अंदर इथेनॉल इसके अंदर चले जाएगा। तो इथेनॉल जब इसके अंदर चले जाएगा, ये क्या है? वाटर कंडेंसर। इसका काम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में और अच्छे से देखा था ना, वाटर कंडेंसर क्या करता है? वाटर कंडेंसर के अंदर जैसे ही कोई वेपर्स आते हैं वो उसको कूल कर देता है। अब अगर वेपर्स को मैं कूल करूंगा तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा ना। अरे वेपर्स को कूल करूंगा तो लिक्विड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। तो वाटर कंडेंसर यही करता है, जो भी उसके अंदर लिक्विड्स आते हैं उनको वो कूल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इथेनॉल के वेपर्स आ रहे हैं, उनको वो कूल कर देगा, और कूल करने से इथेनॉल के जो वेपर्स रहेंगे वो लिक्विड बन जाएंगे, और इथेनॉल के जो वेपर्स रहेंगे वो यहाँ से, इथेनॉल जो लिक्विड रहेगा वो यहाँ से निकल जाएगा। इतना समझा? अच्छा, ये भी मैंने आपको पिछले बार बताया था कि वाटर इनलेट यानी कि हम लोग यहाँ से पाइप लगा के रखेंगे, नल चालू करेंगे, ठंडा पानी इधर से जाएगा, फिर वो ठंडा पानी को, जो ठंडा पानी रहेगा वो इस इथेनॉल के वेपर्स को ठंडा पानी इथेनॉल के वेपर्स को ठंडा करने का काम करेगा। अब इथेनॉल के वेपर्स को ठंडा करेगा तो कुछ देर बाद क्या ये वाटर कंडेंसर का जो वाटर है वो गर्म नहीं हो जाएगा? गर्म हो जाएगा ना। अरे भैया समझो, वेपर्स अंदर जा रहे हैं, यहां से ठंडा पानी जा रहा है। अब इस वाटर कंडेंसर को क्या करना है? इस इथेनॉल को ठंडा करना है, इथेनॉल के जो वेपर्स हैं उनको ठंडा करना है। अब इथेनॉल के वेपर्स को ठंडा करने के लिए मैं खुद ठंडा होऊंगा तभी तो सामने वाले को ठंडा कर पाऊंगा। अगर मैं खुद ही गर्म हूं तो सामने वाले को ठंडा कैसे कर पाऊंगा? सोचो तो जरा, सोचो। बर्फ है, बर्फ ठंडी है, इसीलिए वो हमारे हाथ को ठंडा कर पाती है ना। चाय को कभी देखे हो हमारे हाथ को ठंडा करते हुए? नहीं ना, क्योंकि चाय गर्म होती है। जो ठंडी चीज है वही ठंडा करेगी, जो गर्म है वो गर्म ही करेगी। तो सेम ऐसे ही वाटर कंडेंसर के अंदर जो वाटर होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए, तभी तो इथेनॉल के वेपर्स को ठंडा कर पाएगा। तो यहां से हम लोग ठंडा पानी भरेंगे, और यहां से अब मान लो मैं किसी चीज को ठंडा कर रहा हूं तो कुछ देर बाद मैं खुद गर्म नहीं हो जाऊंगा? हो जाऊंगा ना। हाँ, हो जाऊंगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ से वो जो गर्म पानी रहेगा उसको निकाल लेंगे, यहाँ से फिर से ठंडा पानी भरते जाएंगे, गर्म पानी निकालते जाएंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। कब तक? जब तक ये इथेनॉल के वेपर्स सारे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो इथेनॉल यहाँ से जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और हम लोग को करना क्या था? हम लोग को यही करना था कि इथेनॉल को और वाटर को सेपरेट करना था, जो कि अलग अलग हो गए। यहाँ से हम लोग को इथेनॉल हो गया और यहाँ पर वाटर बच गया। समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है। वो क्वेश्चन ये है कि वाटर जो है, वाटर स्टार्टिंग में तो इथेनॉल के पीछे पीछे जा रहा था, और आपने कहा था कि आप बाद में बताओगे, तो बताओ चलो वाटर कहाँ गया? उसको रास्ते में कुछ खाने पीने का दुकान मिल गया था क्या? वो सब्जी लेने लगा था बीच में, वो सब्जी लेने नहीं लगा था। देखो क्या हुआ था, हुआ कुछ ऐसा कि इथेनॉल तो बोल रहा है मैं तो मेरे बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका हूं, तो मैं रुकने तो नहीं वाला, मैं तो जाऊंगा भैया, चाहे से दीवार कूद करके जाऊं या तो जमीन में खड्डा खोद करके जाऊं, लेकिन मैं तो जाऊंगा, मैं तो नहीं रुकूंगा, मेरे को तो कोई नहीं रोक सकता। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तू भी मेरे को नहीं रोक सकता, मैं इथेनॉल का वेपर हूं इस टाइम पे, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तू भी मेरे को नहीं रोक सकता। मैं अपने 78 डिग्री सेल्सियस अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका हूं और मैं तेरे से नहीं रुकूंगा। सो इथेनॉल के वेपर्स तो चले जाएंगे,
वाटर की बात करते हैं। अब मैं वाटर का वेपर बन गया। वाटर का वेपर क्या है? वाटर के वेपर छोटे छोटे हैं ना, अरे ज्यादा थोड़ी है, थोड़े से ही तो हैं। और फ्रैक्शनलिटी कॉलम इतने इतने बिद्दी लोगों को रोक लेगा नहीं क्या? रोक लेगा ना। इसका थोड़ी बॉइलिंग पॉइंट आया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी आया है। ये तो ऐसे ही उसको एनर्जी मिल रही थी थोड़ी बहुत, तो वो ऐसे ही कुछ कुछ उछलने लगा, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या बोलेगा? इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका था, इसलिए मैंने उसको अपने अंदर से जाने दिया। लेकिन वाटर, तू जिधर है तू उधर ही रहे, तेरा बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है। तेरा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जब तेरा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब मैं तेरे को जाने दूंगा, अभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अभी 70 डिग्री सेल्सियस जो कि इथेनॉल की बारी है, तो इथेनॉल जाएगा। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा? ये वाटर वेपर्स जो यहां से जाएंगे, जो भी वाटर वेपर्स यहां से जाएंगे, वाटर वेपर्स उनको ठंडा कर देगा और उनको ठंडा करके वापस नीचे भेज देगा। वाटर वेपर्स को, इथेनॉल वेपर्स को जाने देगा, लेकिन वाटर वेपर्स को ठंडा करके नीचे भेज देगा। यानी कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और इथेनॉल की बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है यहाँ पर। इथेनॉल बोलेगा मेरे को जाने दे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलेगा ठीक है तू जा, लेकिन वाटर को नहीं जाने देगा। उसका रीजन समझ में आया? उसका एक्चुअल रीजन क्या है? उसका एक्चुअल रीजन ये है कि इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है और वो उस पर आ चुका है, तो वो रुकने नहीं वाला है, किसी से भी नहीं रुकेगा। लेकिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो थोड़ा बहुत जाएगा, वेपर्स बनेगा, थोड़ा बहुत उछलेगा, लेकिन फिर उसके बाद वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलेगा नीचे बैठ जा, तो वो नीचे बैठ जाएगा। ऐसा है। अब नीचे बैठने का मतलब समझो, वेपर्स बनेगा, फिर से वो कंडेंस होकर नीचे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा समझ में आया? अच्छा, एक बात और, यहां पर पहले कौन उड़ेगा? वो उड़ेगा जो मोर वोलेटाइल होगा। मोर वोलेटाइल कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है यानी कि ये मोर वोलेटाइल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है यानी कि लेस वोलेटाइल है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे एसीटोन और वाटर लिया था, तो एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर लिया था तो 100 डिग्री सेल्सियस। मैं पूछूंगा पहले कौन उड़ेगा, तो जैसे ही मैं हीट करने लगूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 56 पर पहले आएगा, और 56 किसका? एसीटोन का, तो एसीटोन उड़ने लगेगा लेकिन वाटर नहीं उड़ेगा। सेम ऐसे जैसे यहां पर हुआ कि 1 2 3 4 5 6 78 आ गया, तो 78 पर पहले ये उड़ेगा ना, वो तो बाद में उड़ेगा, तो ये उड़ेगा, तो ये मोर वोलेटाइल। यहां पर ये वाला कौन सा? मोर वोलेटाइल। व्हाट इज दिस? दिस इज लेस वोलेटाइल। अच्छा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल पता है ना? वोलेटाइल मतलब जिसके ऐसे सब्सटेंस जिनको वेपर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और नॉन वोलेटाइल मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको वेपर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। एक बात और, ये टेम्परेचर सॉरी थर्मामीटर दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा है, थर्मामीटर दिख रहा है थोड़ा छोटा है, वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और देखो अभी ये जो लिखा था सबसे पहले यही तो लिखा था, इसको तो पढ़े ही नहीं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is used if the difference in boiling point of constituent is less than 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कब यूज करेंगे? जब इनका बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। अब मुझे बताओ 22 छोटा कि 25 बड़ा? अरे 22 छोटा कि 25 बड़ा? अरे दोनों ही सही है, 25 बड़ा है ना, 22 से 25 बड़ा है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस बड़ा। और इन दोनों के बीच के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस आया वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम आया, इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस से कम आया, इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आ जाता तो सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते। तो क्या करते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। बोलिए आप लोग को समझ में आ गया इसमें पूरा? अच्छा, आप लोग के एग्जाम में 1-1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इफ आई हैव अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, इफ आई हैव अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, so what will be the technique I use for separation of these two components? अरे मेरे पास मिक्सचर है एसीटोन का और वाटर का, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए मैं कौन सी टेक्निक यूज करूंगा? कौन सी? सिंपल डिस्टिलेशन। सो उसको लिख लो, सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा वो स्पेलिंग थोड़ा आप लोग लिख लेना, ठीक है। If I have a mixture of ethanol and water, so what will be that technique I use for the separation of these two components? कौन सी होगी? अरे यही तो पढ़ रहे हैं भैया, यही नहीं पता चलेगा क्या? अभी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यही तो पढ़ रहे हैं।
आप लोग बोलोगे कौन सी होगी ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी देखो हम लोग ये जो मिक्सचर को सेपरेट करने का हम लोग टेक्निक शुरू किए हैं, उसमें हम लोग टोटल लगभग 4 से 5 पढ़ चुके हैं। देखो सबसे पहले इवेपोरेशन पढ़ा, दूसरे नंबर पर सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर तीसरे पर सब्लिमेशन, फिर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, और फिर सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा, और अभी 6th नंबर पे हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा। तो टोटल हम लोगों ने 6 टेक्निक सीख लिए कि अगर हम लोग के पास कोई भी मिक्सचर आ जाए तो हम लोग उसको आराम से सेपरेट कर पाए। समझ में आया? मिक्सचर तू आ जा, मैं तेरे को आराम से सेपरेट कर दूंगा, ऐसे ऐसे सेपरेट कर दूंगा। समझ में आया क्या? ऐसा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पक्का कोई नहीं है ना? हाँ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर मान लो आपको बाई चांस फ्यूचर में भी कोई ऐसा दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर दे दूंगा, ठीक है, चलेगा। सो सीख चुके हैं टेक्निक, चलेगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक ज्वाइन होने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक किए बगैर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी पता चले यार कि इथेनॉल और वाटर दोनों एक साथ जाते तो हैं, लेकिन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम सिर्फ इथेनॉल को ही जाने देता है। हाँ, वाटर को वो रोक लेता है, बोलता है वाटर में तेरे को नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दूंगा? उसका रीज़न आप लोग को पता होना चाहिए। पता चला ना आप लोग को उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैंने आप लोग को बताया है, पता चला ना अच्छे से? हाँ, वैसे एग्जाम में लिख कर आना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।